नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम छायावाद पर बात कर रहे हैं। छायावाद में हमने जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में बात की है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे, उनके बारे में आपको बताया। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रेम और मस्ती की कविता। प्रेम और मस्ती के कवि, प्रेम और मस्ती के कवियों पर, जो कि छायावाद का ही हिस्सा है। दोस्तों, छायावाद की जो प्रमुख काव्य धारा थी उसमें उसका जो वर्णन था उसकी तरफ आलोचकों का विशेष ध्यान रहा। इसलिए जो दूसरी काव्य धाराएं थी उनकी तरफ इन आलोचकों का ध्यान नहीं गया। छायावाद की जो मुख्य धारा थी उसी की तरफ ध्यान रहा, इसलिए जो दूसरी रचनाएं लिखी गई थी उनकी तरफ ध्यान आलोचकों का बहुत ही कम गया। इसलिए ये काव्य धाराएं उपेक्षित रह गई। जैसे प्रेम और मस्ती की कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, भगवती चरण वर्मा आदि कवि छूट जाते हैं अगर हम इस काव्य धारा की तरफ ध्यान ना दें। तो आदि प्रमुख कवि छूट जाते हैं। लेकिन ये माना जाता है दोस्तों कि जो प्रेम का वर्णन तो छायावाद के जो प्रमुख कवि थे उन्होंने भी किया था। फिर जो कुछ कवि हैं इनको अलग काव्य धारा में क्यों रखा जाता है, ये भी प्रश्न कई बार उठाया जाता है कि प्रेम और मस्ती के कवि हैं जो इनकी अलग क्यों रखा गया। इससे पहले प्रेम का वर्णन तो जो छायावाद के प्रमुख कवि थे उन्होंने भी किया था। लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों, इसका एक स्पष्ट उत्तर है कि जो छायावादी कवि थे उनका जो प्रेम वर्णन था वो सीमित था। ये सीमित था, प्रेम का वर्णन तो उन्होंने भी किया लेकिन एक सीमित दायरे में रहकर किया। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा की जो रचनाएं थी उनका जो प्रेम है वो विस्तृत है, इनका जो प्रेम था वो सीमित था। निराला जी ने भी प्रेम का वर्णन किया है। आंसू का निराला जी ने भी अपनी रचना में, जयशंकर प्रसाद जी ने भी कामायनी, जो कि काम प्रेम की ही गोत्रजा थी, और जो दूसरी आंसू रचना है, इन सब में हमें प्रेम का वर्णन मिलता है लेकिन वो सीमित है। इनका जो प्रेम था वो सीमित था। और इस संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि छायावादी चेतना प्रधान रूप से व्यक्तिवादी चेतना थी। छायावादी जो चेतना थी वो प्रधान रूप से क्या थी? व्यक्तिवादी चेतना थी। और प्रेम और मस्ती के इन कवियों की साधना भी व्यक्तिनिष्ठ ही रही है। फिर दोनों में क्या अंतर था? थोड़ा जो मूलभूत अंतर था वो क्या था? छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है। छायावादी जो व्यक्तिवादी चेतना थी वो शरीर से ऊपर उठकर आत्मा का स्पर्श करने लगती है, जबकि जो प्रेम और मस्ती के कवि थे उनकी व्यक्तिनिष्ठ चेतना शरीर और मन के धरातल पर ही व्यक्त रहती है। इन्होंने जो प्रेम और मस्ती का वर्णन किया है उनमें इन्होंने पढ़ने को ही साध्य मानकर स्वीकार किया है और उसी का वर्णन करने का प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रयास किया है। छायावादी काव्य जहां पढ़ने को जीवन की यथार्थ और व्यापकता में संजोने का प्रयास करता है, वहीं प्रेम और मस्ती का यह काव्य या तो यथार्थ से विमुख होकर पढ़ने में तल्लीन दिखाई देता है या फिर जीवन की व्यापकता को पढ़ने की सीमा में ही खींच लाता है। जैसे नवीन जी की साकी शीर्षक की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में, ऐसी पिला की विषव हो उठे एक बार तो मतवाला, साकी अब कैसा विलंब भर भरला तन में हाला। ये कुछ पंक्तियां ऐसी है जिसमें इन्होंने जो प्रेम और मस्ती के कवि है इनका वर्णन मिलता है। जैसे बच्चन जी की भी प्रसिद्ध लाइनें हैं, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। इस तरह की बहुत सारी पंक्तियां मिलती हैं इस काव्यधारा के कवियों में। तो दोस्तों बात करेंगे प्रेम और मस्ती के प्रमुख कवियों पर। इस काव्यधारा में सबसे पहला जो नाम आता है वो है भगवती चरण वर्मा जी का। भगवती चरण वर्मा जी, इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और 1981
ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1903 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में सफीपुर गांव। जिला में सफीपुर गांव में, उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में सफीपुर गांव में भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1971 ईस्वी में पद्म भूषण से, साहित्य में इनके योगदान के कारण इनको 1971 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1969 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से, 1969 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। 1978 ईस्वी में ये हमारे राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। 1978 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1971 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1969 ईस्वी साहित्य वाचस्पति की उपाधि भगवती चरण वर्मा जी को दी गई और 1978 ईस्वी में राज्यसभा के लिए इनको चुना गया। इनकी जो कविताएं हैं वो प्रताप में सन 1917 से ही प्रकाशित होने लगी थी। प्रताप जो पत्र था उसमें 1917 ईस्वी से ही इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होने लगी थी। इनकी अनुभूति के दो रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक रूप तो वह है जहां ये मस्ती और फक्कड़पन की अभिव्यक्ति करते हैं, मस्ती और फक्कड़पन की अभिव्यक्ति करते हैं। और दूसरा, जैसे कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, इस प्रकार की अनुभूति ने जो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं उनके निकट ला देती है। दूसरी है इनकी जो इस तरह की रचनाएं हैं दोस्तों वो बहुत ही कम है परिणाम में। जो फक्कड़ और मस्ती की जो इन्होंने रचनाएं की थी, इस तरह की जो इनकी रचनाएं वो बहुत ही कम है। दूसरी तरफ से इन्होंने समाज की विषमताओं और प्रजात और संघर्ष की विरुद्ध एकाकी व्यक्ति की अनुभूतियों को ही व्यक्त किया है इन्होंने। तो दो तरह की इनकी रचनाएं मिलती हैं, एक तो प्रेम और मस्ती की, जो मस्ती और फक्कड़पन नजर आता है उसमें, लेकिन इस तरह की जो रचनाएं हैं वो थोड़ी परिणाम में कम है। लेकिन दूसरी तरह की इन्होंने समाज की विषमताओं से पराजित और संघर्ष से विरत एकाकी व्यक्ति की अनुभूतियों को ही इन्होंने व्यक्त किया है। इस तरह की रचनाएं इनकी ज्यादा मिलती हैं। जैसे है इस जीवन का बोझ ऐसा मैं निर्बलता से चूर प्रिय, उड़ सकती है पग डगमग है तुम मुझसे कितनी दूर प्रिय। इस तरह की इनकी जो पंक्तियां मिलती हैं, पंक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद करेंगे। तो दोस्तों ये तो भगवती चरण वर्मा जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब इनकी रचनाओं पर बात करेंगे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे मधुकण, रचनाओं पर बात करेंगे, याद रखनी है आपको इनकी सभी रचनाएं। मधुकण 1932 ईस्वी, मधुकण की रचना कब की थी? 1932 ईस्वी। प्रेम संगीत, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी। मानव 1940 ईस्वी और एक दिन, एक दिन, ये रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा जी की। मधुकण 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, मानव 1940 ईस्वी और एक दिन, ये सभी रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा जी की।
इनके उपन्यास पर भूले बिसरे चित्तर पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। उपन्यासों पर हम बाद में बात करेंगे। उपन्यास इनके बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। उपन्यासकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई और प्रेम और मस्ती से संबंधित इनकी रचनाएं आपको पता चल गया दोस्तों। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें, 1903 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के सफीपुर गांव में। 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1971 ईस्वी में साहित्य में इनके योगदान के कारण इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1969 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको दी गई। 1978 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। और मधुकण 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 और एक दिन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम बात करेंगे इस काव्यधारा के प्रमुख कवि पर। इस काव्यधारा की जो अवधि है दोस्तों वो 1933 से 1936 तक की मानी जाती है। थोड़े ही समय में इन कवियों ने जो भी लिखा था वो लिखा, तो इन्होंने शुरुआत तो छायावाद युग से की थी, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं वो छायावादोत्तर युग में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इनका वर्णन हम यही करेंगे क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं लिखनी शुरू की थी वो छायावाद युग से ही शुरू की थी। तो हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी पर। हरिवंश राय बच्चन जी, इनका जन्म दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 2003 में। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, 2003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद के पास, प्रतापगढ़ जिले के, इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के पट्टी गांव में, पट्टी गांव में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था। इन्हें बचपन में बच्चन यानी बच्चा कहकर बुलाते थे, इसलिए इनके साथ ये नाम जुड़ गया, हरिवंश राय बच्चन। इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के पट्टी नामक गांव में इनका 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है हिंदी में किसको? डॉक्टर बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहते हैं। हिंदी का बायरन, हिंदी का बायरन भी कहते हैं किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी अक्षयी रोमांस के कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन अक्षयी रोमांस के कवि। अक्षयी रोमांस के कवि हरिवंश राय बच्चन जी, याद रखना है ये भी आपको। अक्षयी रोमांस का कवि किसे कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन जी को। हिंदी का बायरन हरिवंश राय बच्चन, हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी, याद रखना है आपको ये। हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली शादी थी वो श्यामा से हुई थी, जिनकी टीवी के कारण मृत्यु हो गई थी, और 1926 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी श्यामा से, और उसके बाद 1941 ईस्वी में इनकी शादी हुई तेजी बच्चन से।
तेजी बच्चन से जो फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन, वो इन्हीं के बेटे हैं। और अजिताभ बच्चन, दो लड़के हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, तेजी से ही पैदा हुए थे। और श्यामा की मृत्यु हो गई थी क्योंकि इनको टीबी के कारण। उसके बाद तेजी बच्चन से इनकी शादी हुई और इनकी मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई तेजी बच्चन की। ये तो इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया। विद्यालय से एमए की परीक्षा पास की, कहां से? प्रयाग विश्वविद्यालय से। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी इन्होंने की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो इनकी जीवन से संबंधित है, ये आपको याद रखनी है। हरिवंश राय बच्चन जी अक्षय रोमांस के कवि, हिंदी का बायरन, हिंदी में बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और इनके जन्म मृत्यु, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको और ये याद रखनी है। अब है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इनकी रचनाएं हर पेपर में पूछी जाती हैं दोस्तों, तो वो आपको याद रखनी है, वो भी प्रकाशन वर्ष के साथ। हरिवंश राय बच्चन जी की सभी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। पहली रचना है तेरा हार। कब प्रकाशित हुई थी? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। मधुशाला, मधुशाला 1935 ईस्वी। मधुशाला 1935 ईस्वी। मधुबाला 1936 ईस्वी। मधुकलश 1937 ईस्वी। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तीनों बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937 ईस्वी। उसके बाद है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। मौन निमंत्रण है सुमित्रानंदन पंत जी की और निशा निमंत्रण है हरिवंश राय बच्चन जी की, याद रखनी है। एकांत संगीत, एकांत संगीत 1939 ईस्वी। एकांत संगीत 1939 ईस्वी। आकुल अंतर 1943 ईस्वी। आकुल अंतर 1943 ईस्वी। याद रखना, आकुल अंतर 1943 ईस्वी। सतरंगिनी 1945 ईस्वी। सतरंगिनी 1945 ईस्वी। याद रखनी है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है सतरंगिनी भी। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी। हालावाद माफ करना, हालावाद नहीं है, हलाहल। हलाहल 1946 ईस्वी। बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946 ईस्वी। खादी के फूल, खादी के फूल 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी, जो कि
खादी के फूल जो रचना है हरिवंश राय बच्चन जी और सुमित्रा नंदन पंत जी दोनों की सहयोगी रचना है। ये खादी के फूल हमने जब सुमित्रा नंदन पंत जी पर बात की थी तब भी बताया था, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत जी की सहयोगी रचना है खादी के फूल 1948 ईस्वी। इसके बाद है सूत की माला। सूत की माला की रचना भी 1948 ईस्वी में ही की है। खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948। मिलन यामिनी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी कौन सी है? मिलन यामिनी। परिणय पत्रिका 1955 ईस्वी। परिणय पत्रिका 1955 ईस्वी। परिणय पत्रिका 1955 ईस्वी। धार के इधर उधर, धार के इधर और उधर 1957 ईस्वी। धार के इधर उधर 1957 ईस्वी। आरती और अंगारे 1958 ईस्वी। आरती और अंगारे 1958 ईस्वी। आरती और अंगारे 1958 ईस्वी। त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी। त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी। त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी। 4 खेमे 64 खूंटे, 4 खेमे 64 खूंटे 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी। 4 खेमे 64 खूंटे। 2 चट्टाने 1965 ईस्वी। 2 चट्टाने 1965 ईस्वी। ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, सभी आपको याद रखनी है। तेराहार 1932 ईस्वी। मधुशाला 1935 ईस्वी। मधुबाला 1936 ईस्वी। मधुक्लश 1937 ईस्वी। निशा निमंत्रण 1938। एकांत संगीत 1939 ईस्वी। आकुल अंतर 1943 ईस्वी। 2 चट्टाने 1965 ईस्वी। सतरंगिनी 1945। बंगाल का अकाल 1946। हलाहल 1946। खादी के फूल 1948। सूत की माला 1948। मिलन यामिनी 50। परिणय पत्रिका 1955। धार के इधर उधर 1957। आरती और अंगारे 1958। त्रिभंगिमा 1961। 4 खेमे 64 खूंटे 1962 और 2 चट्टाने 1965 ईस्वी। याद रखनी है आपको ये सभी। 2 चट्टाने पर हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 ईस्वी का 1968 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर? 2 चट्टाने जो इनका काव्य है जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उस पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। ये आपको याद रखना है। 1968 ईस्वी में ही इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार
कब? 1968 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टाने के लिए, और 1968 ईस्वी में ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको दिया गया। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी 4 भागों में, उस पर इनको, इनकी आत्मकथा पर सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है। वो हम बाद में बात करेंगे। इनकी जो आत्मकथा थी वो 4 भागों में इन्होंने लिखी थी और उस पर इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2 चट्टाने काव्य पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इनके साहित्य में योगदान के कारण 1976 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कब? 1976 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला 1968 में। 2 चट्टाने काव्य 1965 में जो लिखा था उस पर। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1968 ईस्वी में ही अपनी आत्मकथा पर इनको सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये सभी रचनाएं इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये आपको सभी याद करनी है। और ये तीनों खासकर आपको याद करनी है, क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं एक ऐसे नाम है मधुशाला, मधुबाला, तो इनके प्रकाशन वर्ष के साथ आप इनको याद करेंगे, तभी आपका आंसर सही होगा। तो ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की याद रखनी है। इनके जीवन से संबंधित इनको जो पुरस्कार दिए गए थे वो भी याद रखनी है। जन्म और मृत्यु दोनों चीज आपको इनकी याद रखनी है। इसके बाद है दोस्तों नरेंद्र शर्मा। प्रेम और मस्ती के कवियों पर हम बात कर रहे हैं। इनमें हरिवंश राय जी महत्वपूर्ण कवि थे, तो इनकी सभी रचनाएं आपको प्रकाशन वर्ष के साथ बताई गई हैं और वैसे ही आप इनको याद रखेंगे। जन्म मृत्यु ये दोनों चीजें भी महत्वपूर्ण हैं, ये भी आप याद रखेंगे सभी कवियों की। साथ के साथ जिस भी युग पर हम बात कर रहे हैं उनके कवियों की जन्म मृत्यु रचनाएं सभी आप याद रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे नरेंद्र शर्मा पर। शर्मा, नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नरेंद्र शर्मा जी 1913 ईस्वी और 1989 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना है आपको जन्म मृत्यु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले के जहांगीरपुर गांव में। उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले के जहांगीरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? खुर्जा जिले के जहांगीरपुर गांव में नरेंद्र शर्मा जी का जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया था। शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया था इन्होंने। कहां से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कि 2 शिक्षा शास्त्र से और अंग्रेजी से एमए थे ये। 1934 ईस्वी में इन्होंने अभ्युदय जो पत्र था जो कि प्रयाग से निकलता था, उसका संपादन भी इन्होंने किया था। 1934 ईस्वी में अभ्युदय पत्र था प्रयाग से जो निकलता था, उसका संपादन नरेंद्र शर्मा जी ने किया था। आपको ये याद रखना है नरेंद्र शर्मा जी के बारे में।
प्रेम और मस्ती के भावों से प्रभावित होते हुए पढ़ने के उच्छ्वास में ये लड़खड़ाए नहीं। प्रेम और मस्ती के कवि होते हुए, लेकिन जब इन्होंने पढ़ने का जो वर्णन किया प्रेम का, उसमें ये लड़खड़ाए नहीं। इसका कारण यह था कि इन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लिया था। इसी के कारण ये पढ़ने का इतनी अधिक सहजता से पढ़ने के जो चित्र थे वो उकेर सके। तो आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है, इनके जीवन मृत्यु ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, ये याद रखनी है आपको। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? प्रभात फेरी 1938 ईस्वी में, प्रभात फेरी 1938। प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत ये भी 1938 ईस्वी। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी। प्लास वन, प्लास वन 1939 ईस्वी। प्लास वन 1939 ईस्वी। मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी। मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी। कामिनी, कामिनी की रचना की 1942 ईस्वी में। मिट्टी और फूल भी 42 ईस्वी और कामिनी भी 1942 ईस्वी। हंसमाला, हंसमाला 1946 ईस्वी। हंसमाला की रचना की 1946 ईस्वी में। रक्त चंदन, उन्नीस सौ 1949 ईस्वी। रक्त चंदन 1949। अग्निशस्य, अग्निशस्य 1951 ईस्वी। अग्निशस्य 1951 ईस्वी। प्यासा निर्झर, प्यासा निर्झर, प्यासा निर्झर और मुट्ठी बंद रहस्य, मुट्ठी बंद रहस्य, मुट्ठी बंद रहस्य ये रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा जी की। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी। प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी। प्लास वन 1939। मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी। कामिनी 1942। हंसमाला 1946। रक्त चंदन 1949 ईस्वी। अग्निशस्य 1951। प्यासा निर्झर और मुट्ठी बंद रहस्य ये रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा जी की। ये तो थे इनके काव्य संग्रह। अब है इनके कुछ प्रबंध काव्य। ये काव्य संग्रह थे। अब है इनके प्रबंध काव्य हैं। कौन कौन से? मनोकामनी, प्रबंध काव्य है ये मनोकामिनी। दूसरा है द्रौपदी, 1960 ईस्वी में लिखा गया था ये। द्रौपदी जो प्रबंध काव्य है इनका 1960 ईस्वी में लिखा गया। 5 लघु सर्गों में विभाजित है। 5 लघु सर्गों में विभाजित है। कौन? द्रौपदी जो इनका प्रबंध काव्य है 1960 ईस्वी में लिखा गया था। 5 लघु सर्गों में विभाजित है और इनका ये भी उत्तर जय प्रबंधी काव्य है। उत्तर जय, द्रौपदी और मनोकामना इनके प्रबंध काव्य हैं। और यहां पर जो हमने पहले बात की थी ये थे इनके काव्य संग्रह। प्रबंध काव्य आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं? द्रौपदी, उत्तरजय और मनोकामना।
ये मनोकामनी ये है प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा जी के। और जो द्रौपदी इनका प्रबंध काव्य है 5 लघु सर्गों में विभाजित प्रबंध काव्य है। इसमें महाभारत के पात्र, महाभारत के जो पात्र और उनके मूल भाव को रूपात्मक व्याख्या की गई है। और द्रौपदी को जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। द्रौपदी को जीवन शक्ति का, इस प्रबंध काव्य में द्रौपदी को जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। इस प्रबंध कृति को नरेंद्र शर्मा ने, जो दूसरा उनका प्रबंध काव्य है दोस्तों, कौन सा, उत्तरजय, इसको नरेंद्र शर्मा जी ने काव्य गाथा कहा है। स्वयं ने ही इन्होंने अपना जो प्रबंध काव्य है इसको क्या कहा है, काव्य गाथा कहा है नरेंद्र शर्मा जी ने। इसमें युधिष्ठिर और अश्वत्थामा, युधिष्ठिर और अश्वत्थामा को खंडित और पीड़ा भोगी बताया गया है। किस किस को, युधिष्ठिर को और अश्वत्थामा को खंडित और पीड़ा भोगी किस में, प्रबंध काव्य में बताया गया है, उत्तरजय नरेंद्र शर्मा जी का जो है उसमें बताया गया है। पीड़ा भोगी की नियति है पीड़ा से बच भागने की का प्रयत्न। इस कृति में द्रौपदी की कथा वस्तु का ही विकास परिलक्षित होता है। यानी जो द्रौपदी लिखा गया था उत्तरजय, उसके बाद लिखा गया है और द्रौपदी का ही विकास उत्तरजय में नजर आता है। और इसमें जो युधिष्ठिर और अश्वत्थामा को खंडित और पीड़ा भोगी दिखाया गया है। द्रौपदी में जीवन शक्ति का प्रतीक द्रौपदी को माना गया है। याद रखने हैं आपको ये प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा जी के मनोकामिनी, द्रौपदी और उत्तरजय, ये है, इनके बारे में आपको पता चल गया। और ये है काव्य संग्रह, ये भी आपको सभी याद रखने हैं। नरेंद्र शर्मा जी के बाद है प्रेम और मस्ती की कविता में हम बात करेंगे अब हरिकृष्ण प्रेमी जी। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। हरिकृष्ण प्रेमी जी का जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं अग्निगान, वंदना के बोल, अग्निगान, वंदना के बोल, ये रचनाएं हैं इनकी। हरिकृष्ण प्रेमी जी की प्रेम और मस्ती के कवि हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में अनंत के पथ पर, आंखों में और अनंत के पथ पर। हरिकृष्ण प्रेमी जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में अनंत के पथ पर, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। 1915 ईस्वी में और 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1915 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हालावाद के प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन जी और मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। हालावाद के हरिवंश राय बच्चन जी और मानसलवाद के प्रवर्तक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। याद रखने हैं ये आपको, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हालावाद याद रखना और मानसलवाद आपको याद रखना। इनकी रचनाओं पर बात करते हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, मधुलिका 1938 ईस्वी, मधुलिका 1938 ईस्वी। अपराजिता,
अपराजिता 1939 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी। किरणबेला, किरणबेला 1941 ईस्वी। किरणबेला की रचना 1941 ईस्वी में। करील 1942, किरणबेला 1941, करील 1942। लाल चुनर, लाल चुनर 1944 ईस्वी, लाल चुनर 1944 ईस्वी। और बरसात के बादल, बरसात के बादल 1954 ईस्वी। बरसात के बादल 1954 ईस्वी आपको याद रखने हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरणबेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944 ईस्वी और बरसात के बादल 1954 ईस्वी। ये याद रखने हैं आपको सभी रचनाएं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पहले बात की, मार्शलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल जी हैं। इसके बाद आते हैं रामेश्वर शुक्ल जी के बाद जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म आपको सभी के याद रखने, 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? रूप अरूप, रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर तरंग 1944 ईस्वी, रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर तरंग 1944 ईस्वी और शिप्रा 1945 ईस्वी। शिप्रा की रचना 1945 ईस्वी में। मेघगीत 1950 ईस्वी। जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचनाएं हैं, याद रखनी है। मेघगीत 1950 ईस्वी। अवंतिका, मेघगीत के बाद अवंतिका 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी। जानकी वल्लभ शास्त्री जी जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, उनकी रचनाएं हैं रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर तरंग 1944 ईस्वी, शिप्रा 1945, मेघगीत 1950 और अवंतिका 1953 ईस्वी। ये है जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचनाएं। इनके बाद आते हैं प्रेम और मस्ती की कविता में विद्यावती कोकिल। विद्यावती कोकिल विद्यावती कोकिल जी की रचनाएं हैं अंकुरिता, अंकुरिता माँ। ये रचनाएं हैं किसकी? विद्यावती कोकिल जी की। सुहागिन, पुनर्मिलन, सुहागिन पुनर्मिलन, सुहागिन पुनर्मिलन, आरती। विद्यावती कोकिल जी की रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। इनके बाद है प्रेम और मस्ती की अंतिम कवि पर हम बात कर रहे हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा। कवयित्री सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इनकी रचनाएं हैं
विहाग, आशा, विहाग आशा पर, विहाग विहाग आशा पर सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी की विहाग आशा पर पत्थिनी बोलों के देवता, और बोलों के देवता। ये रचनाएं हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी की, जो कि प्रेम और मस्ती की काव्यधारा में आती है। विहाग आशा पर, पथिनी बोलों के देवता, विद्यावती कोकिल, अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। और ये थे जानकी वल्लभ शास्त्री जी रूप 1940 ईस्वी में, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945 ईस्वी, मेघगीत 1950 और अवंतिका 1953 ईस्वी। तो दोस्तों ये थे प्रेम और मस्ती के कवि। छायावाद युग में हम इन पर बात कर रहे थे, जिनमें से भगवती चरण वर्मा जी को आप सबसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम और मस्ती की कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। रामेश्वर शुक्लाचार्य जी को आपको याद रखना है कि मानसलवाद के प्रवर्तक थे वो। तो महत्वपूर्ण ये कुछ अन्य कवि भी हैं जिनकी रचनाओं पर भी हमने बात की, ये भी आपको याद रखनी है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा जी, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लाचार्य ये महत्वपूर्ण कवि हैं इस काव्यधारा के, तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। दोस्तों वैसे तो द्विवेदी युग में भारतेंदु युग से ही खड़ी बोली का प्रचलन शुरू हो गया था। लेकिन भारतेंदु युग में क्या था कि जो ब्रज भाषा में पद्य रचनाएं लिखी जाती थी और जो गद्य की भाषा थी वो थी खड़ी बोली। भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। लेकिन हम छायावाद युग पर बात कर रहे हैं, और छायावाद युग में भी कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। ब्रज भाषा का साहित्य मिलता है लेकिन वो गौण रूप में ही मिलता है। कुछ एक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हुई मिलती हैं। कुछ विद्वान मानने को तैयार ही नहीं थे कि खड़ी बोली में भी काव्य रचना की जा सकती है। उन्होंने बहुत विरोध किया खड़ी बोली में, कि खड़ी बोली में वो रस नहीं है जो ब्रज भाषा में काव्य रचना करने। काव्य के लिए ब्रज भाषा ही उचित भाषा है, जो कि हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, उन्होंने इसको अपनाकर इतना ऊंचा स्थान प्रदान किया था ब्रज भाषा को। तो काव्य के लिए ब्रज भाषा ही उचित है, खड़ी बोली में वो रस नहीं है जो कि ब्रज भाषा में। लेकिन जो गद्य हमारा विकसित हो चुका था, आधुनिक युग में गद्य रचनाएं आने लगी थी और वो खड़ी बोली में ही लिखी जा रही थी, और वो बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं थी। तो जो विद्वान ब्रज भाषा के पक्ष में थे वो भी जो खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे थे, गद्य की जो रचनाएं थी वो खड़ी बोली में ही कर रहे थे, इसलिए वो पूर्ण रूप से ब्रज भाषा के पक्ष में नहीं हो सके, क्योंकि वो स्वयं भी खड़ी बोली में ही रचना कर रहे थे। तो जो छायावाद युग में ब्रज भाषा से संबंधित साहित्य है उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रज भाषा काव्य, सबसे पहले ब्रज भाषा काव्य में आते हैं रामनाथ ज्योतिष जी। रामनाथ ज्योतिष जी, इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था। 1874 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी रचना का नाम है रामचंद्रोदय काव्य। रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में इन्होंने ये रचना लिखी थी, रामचंद्रोदय काव्य ब्रज भाषा में। आपको याद रखनी है, रामचंद्रोदय काव्य ब्रज भाषा में। इस रचना में दोस्तों इनमें जो घटना इन्होंने दिखाई है वो राम के जन्म से लेकर अयोध्या और फिर वनवास तक की कथा इन्होंने इस रचना में की है। राम के जन्म से लेकर अयोध्या में उनका राज्याभिषेक और उनके वनवास तक की कथा इसमें का वर्णन इसमें मिलता है। इस काव्य में प्रधान रूप से कवि की भक्ति भावना ही उजागर हुई है।
इस काव्य में प्रधान रूप से कवि की क्या है, भक्ति भावना ही उजागर हुई है, किंतु उपदेश देने की प्रवृत्ति भी स्थान स्थान पर आपको दिखाई देगी इस रचना में। कवि ने प्रोक्त रूप से अपने युग की दशा का भी वर्णन करने का प्रयास इस रचना में किया है और इस पर केशव दास की रामचंद्रिका का प्रभाव देखा जाता है। रामचंद्रोदय पर केशव दास की रामचंद्रिका का प्रभाव देखा जाता है और 1936 ईस्वी में ब्रज भाषा में रामनाथ ज्योतिष जी ने इसकी रचना की थी। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। 1884 से 1941 ईस्वी। इनकी रचना का नाम है बुद्ध चरित। 1922 ईस्वी। बुद्ध चरित की रचना कब की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1922 ईस्वी में। ये एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नाल्ड का जो काव्य था लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा टाइम पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का किस नाम से अनुवाद किया था? बुद्ध चरित नाम से। किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। और बुद्ध चरित किस रचना का अनुवाद है? लाइट ऑफ एशिया का। ये सारी चीजें ही आपको याद रखनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद आते हैं राय कृष्णदास जी। राय कृष्णदास जी का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ। 1892 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना है ब्रजरस। 1936 ईस्वी। ब्रजरस 1936 ईस्वी। राय कृष्णदास जी की 1892 ईस्वी में जन्म हुआ था। ब्रजरस 1936 ईस्वी। दुलारे लाल भार्गव जी का जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में और इनकी रचना है दुलारे दोहावली। दुलारे लाल भार्गव 1895 ईस्वी में जन्म हुआ था और रचना है दुलारे दोहावली। उसके बाद है वियोगी हरि जी। जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। काल कर्मानुसार ये कवियों का विवरण है। वियोगी हरि जी का 1896 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचना है वीर सतसई। 1927 ईस्वी। इनकी रचना है वीर सतसई 1927 ईस्वी। इनकी जो ब्रज भाषा कृतियों में इन्होंने कहीं प्राचीन भारतीय गरिमा का चित्रण किया है। अपनी जो वीर सतसई है इसमें इनका प्रमुख स्थान है और इसमें इन्होंने ब्रज भाषा कृतियों में प्राचीन भारतीय गरिमा का चित्रण किया है और कहीं देश की वर्तमान दशा का मार्मिक चित्रण किया है। जो वीर सतसई है, जैसे लिखी तो ये ब्रज भाषा में ही गई थी लेकिन इसका विषय नहीं था, नया था। इसमें जो वर्तमान दशा का भी चित्रण किया है और जो अतीत का भी वर्णन वीर सतसई में मिलता है। वियोगी हरि जी की बहुत ही
प्रसिद्ध रचना है और अपना एक स्थान है इनका ब्रजभाषा काव्य में, छायावाद में। वियोगी हरि जी के बाद आते हैं किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी जी वीर सतसई 1927 ईस्वी, और इनकी एक और रचना है चरखा स्रोत। चरखा स्रोत वियोगी हरि जी की। उनके बाद है किशोरी दास वाजपेयी जी। किशोरी दास वाजपेयी जी का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था और 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1898 ईस्वी और 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचना का नाम है तरंगिणी। 1936 ईस्वी। तरंगिणी 1936 ईस्वी किशोरी दास वाजपेयी जी की। उसके बाद है अनूप शर्मा। अनूप शर्मा, इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। अनूप शर्मा जी का जन्म 1900 ईस्वी में। इनकी रचना है फेरी मिलीबो। फेरी मिलीबो। फेरी मिलीबो 1938 ईस्वी में लिखी गई थी और ये चंपू काव्य है। अनूप शर्मा 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था। फेरी मिलीबो रचना है 1938 ईस्वी में जो लिखी गई थी, और एक क्या है, ये चंपू काव्य है। इसके बाद आते हैं रामेश्वर क्रून। रामेश्वर क्रून, इनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1901 ईस्वी में हुआ था और इनकी रचना है करुण सतसई। तो ये सभी रचनाकार हैं छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य की। रामनाथ ज्योतिष जी की रामचंद्रोदय काव्य आचार्य रामचंद्र जी की महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुद्ध चरित 1922 ईस्वी में लिखी थी। एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में अनुवाद। कृष्ण दास जी की ब्रजरस 1936। दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दोहावली। वियोगी हरि, वीर सतसई और चरखा स्रोत। किशोरी दास वाजपेयी जी की तरंगिणी 1936 ईस्वी। अनूप शर्मा की फेरी मिलीबो 1938 ईस्वी जो कि चंपू काव्य है, और रामेश्वर करुण की करुण सतसई। ये रचनाएं हैं छायावाद में ब्रजभाषा काव्य से संबंधित। तो दोस्तों छायावाद में जो भी छायावाद की जो मुख्य धारा थी, जो मुख्य कवि थे चारों, उन पर हमने बात की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे, उनके बारे में हमने जानकारी दी आपको, और प्रेम और मस्ती के कवियों पर बात की। हास्य व्यंग्य जो काव्य लिखा गया था छायावाद में, उसके बारे में आपको पता चल गया। ब्रजभाषा से संबंधित जो रचनाएं थी वो भी रचनाकार और रचना के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद दोस्तों छायावाद के बाद हम प्रगतिवाद पर बात करेंगे। धन्यवाद।